11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन में हमारी 5th यूनिट है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, यानी शारीरिक फिटनेस, तंदुरुस्ती और जीवन शैली। इस यूनिट में हमारी 5 सब यूनिट्स रहेगी, जो है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, कंपोनेंट्स, डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रोमोटिंग वेलनेस, लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स, और इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड प्राइस ट्रीटमेंट। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। तो इस यूनिट की पहली सब यूनिट से शुरू करते हैं, जो है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, यानी तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस का अर्थ और महत्व। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस की। स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन रहती है कि वेलनेस और हेल्थ में क्या डिफरेंस है, यह दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं वेलनेस का मीनिंग। वेलनेस का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं है, बल्कि यह एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, माइंड और इमोशंस का ध्यान रखकर एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ जीने की कोशिश करता है। आसान शब्दों में कहें तो वेलनेस का अर्थ है ओवरऑल वेलबीइंग, यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। अब हेल्थ के मीनिंग की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल-बीइंग की कंप्लीट स्टेट। एक व्यक्ति तभी ट्रूली हेल्दी माना जाता है जब उसका शरीर ठीक से काम कर रहा हो, माइंड पॉजिटिव हो और वह समाज में अपने रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हो। आसान शब्दों में कहे तो हेल्थ साउंड बॉडी और साउंड माइंड का कॉम्बिनेशन है। अगर शरीर हेल्दी है लेकिन माइंड स्ट्रेस्ड है, या माइंड ठीक है लेकिन शरीर वीक है, तो हम पूरी तरह हेल्दी नहीं कहे जा सकते। अब समझते हैं फिजिकल फिटनेस का मीनिंग। फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज विद एफिशिएंसी एंड इज विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड हैव एम्पल एनर्जी फॉर लीजर एक्टिविटीज और अनफोर्सीन इवेंट्स। यानी फिजिकल फिटनेस का मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी या अट्रैक्टिव शेप नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है शरीर की वह कैपेसिटी जिसके द्वारा हम अपने डेली एक्टिविटीज को एफिशिएंटली कर सकें, बिना ज्यादा थके और बिना किसी फिजिकल प्रॉब्लम के। एक फिजिकली फिट व्यक्ति में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन जैसी क्वालिटीज पाई जाती हैं। आसान शब्दों में कहे तो फिजिकल फिटनेस का मतलब है शरीर का फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक रहना, ताकि वह हर सिचुएशन में सही परफॉर्मेंस दे सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस में क्या डिफरेंस है। जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया था, हेल्थ एक स्टेट है जिसमें व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है और उसे कोई बीमारी या अपंगता भी नहीं होती, जबकि वेलनेस वह प्रोसेस है जिससे हेल्थ की स्टेट को अचीव किया जा सकता है। आसान तरीके से बोले तो हेल्थ गोल है, जबकि वेलनेस लाइफस्टाइल है जिससे हेल्दी होने का गोल अचीव होगा। अब फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। वेलनेस और हेल्थ हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य, यानी फिजिकल, मेंटल और सोशल हर तरह से फिट होने की बात करते हैं। फिजिकल फिटनेस सिर्फ हमारे शारीरिक रूप से फिट होने की बात करता है, यानी हमारा शरीर कितने अच्छे से अपना डेली रूटीन टास्क को बिना थके एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। आई होप आप वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के कंसेप्ट और इनके बीच डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेलनेस की इम्पोर्टेंस की। एक, इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं और प्रॉपर रेस्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और डिजीजेस से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। 2, मेंटल हेल्थ। आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गए हैं। वेलनेस एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन, योगा और पॉजिटिव थिंकिंग हमारे माइंड को काम रखती हैं और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करती हैं। 3, इम्प्रूव्स डेली परफॉर्मेंस। वेलनेस हमारी डेली परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। जब शरीर और दिमाग दोनों हेल्दी होते हैं, तो हम पढ़ाई, खेल और काम हर फील्ड में बेटर कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी दिखा पाते हैं। 4, डिसिप्लिन। वेलनेस हमारी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में लाता है। सही समय पर सोना, हेल्दी फूड चुनना, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना और नेगेटिव हैबिट्स से दूर रहना, ये सभी वेलनेस से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं। 5, प्रमोट्स लॉन्ग टर्म हेल्थ। एक बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि वेलनेस लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रमोट करता है। अगर हम आज से हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं,
तो फ्यूचर में लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वेलनेस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। अगर हम वेलनेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें तो हम एक हैप्पी, एनर्जेटिक और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की इम्पोर्टेंस की। एक फाउंडेशन ऑफ लाइफ। हेल्थ हमारे जीवन की फाउंडेशन है। अगर हेल्थ ठीक है तो हम पढ़ाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ खराब है तो बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। 2. इम्प्रूव्स वर्किंग एफिशिएंसी। हेल्थ हमारी वर्किंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एक हेल्दी व्यक्ति ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जल्दी टायर्ड नहीं होता और अपने डेली टास्क्स को बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। 3. बैलेंस मेंटल हेल्थ। हेल्थ मेंटल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अच्छी हेल्थ से स्ट्रेस कम होता है, मूड बेहतर रहता है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। 4. प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीजेस। गुड हेल्थ लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाव करता है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट से ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। 5. इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। हेल्दी व्यक्ति न सिर्फ लंबी जिंदगी जीता है बल्कि उस जिंदगी को एक्टिव और मीनिंगफुल तरीके से जीता है। इसलिए कहा जाता है कि हेल्थ ही रियल वेल्थ है। अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो हम एक हैप्पी, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस की। एक, फिजिकल फिटनेस शरीर को हेल्दी और डिजीज फ्री रखने में मदद करता है। रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो जाता है। 2. फिजिकल फिटनेस हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जब शरीर फिट होता है तो हम ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जल्दी टायर्ड नहीं होते और पढ़ाई, स्पोर्ट्स या काम हर जगह बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। 3. फिजिकल फिटनेस मेंटल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है, मूड अच्छा रहता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक फिट बॉडी फिट माइंड को सपोर्ट करती है। 4. फिजिकल फिटनेस बॉडी पोस्चर और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। सही पोस्चर, बैलेंस्ड मूवमेंट्स और बॉडी कंट्रोल व्यक्ति को कॉन्फिडेंट और एक्टिव बनाते हैं। और 5. एक बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि फिजिकल फिटनेस लॉन्ग टर्म हेल्थ को सपोर्ट करता है। अर्ली एज से फिटनेस हैबिट्स अपनाने पर एजिंग प्रोसेस स्लो होता है और फ्यूचर में फिजिकल प्रॉब्लम्स कम होती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि फिजिकल फिटनेस सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर हम फिजिकल फिटनेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें तो हम एक हेल्दी, एक्टिव और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। इस यूनिट की हमारी दूसरी सब यूनिट है कंपोनेंट्स डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, यानी तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के घटक आयाम। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का मीनिंग क्या है और कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखें और वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का कंसेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ जाए। अब हम समझेंगे कि वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स या डायमेंशंस क्या है। तो वेलनेस से शुरू करते हैं। वेलनेस का मतलब है एक ऐसा लाइफस्टाइल और पर्सोनलाइज्ड अप्रोच जिसमें व्यक्ति अपने लाइफ को इस तरह जीता है कि वह अपनी पोटेंशियल, सर्कमस्टेंसेस और फेट के अनुसार खुद का बेस्ट वर्जन बन सके। यानी वेलनेस हमें यह सिखाता है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस्ड और मीनिंगफुल तरीके से कैसे जी सकते हैं। वेलनेस में कुल 7 म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट डायमेंशंस शामिल होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये डायमेंशंस इस प्रकार हैं। 1. फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस का अर्थ है अपने बॉडी का सही तरीके से ध्यान रखना ताकि हम प्रेजेंट में भी हेल्दी रहें और फ्यूचर में भी। इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और एडिक्वेट रेस्ट शामिल होता है। 2. इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस का मतलब है अपनी फीलिंग्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स को समझना और रिस्पेक्ट करना, दूसरों की फीलिंग्स की अप्रिसिएशन करना, अपनी इमोशंस को कंस्ट्रक्टिव वे में मैनेज करना और लाइफ के प्रति पॉजिटिव और एंथुसियास्टिक महसूस करना। 3. इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस का अर्थ है इंटेलेक्चुअली ग्रो करना, नई चीजें सीखने के प्रति क्यूरियोसिटी बनाए रखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को वैल्यू देना, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना
और नॉलेज और स्किल्स को एक्सपैंड करना और अपनी एबिलिटीज को दूसरों के साथ शेयर करना। 4. सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस का मतलब है हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, दूसरों के साथ समय बिताने का आनंद लेना, फ्रेंडशिप्स और क्लोज रिलेशंस डेवलप करना, दूसरों की केयर करना और दूसरों को भी आपकी केयर करने देना, और अपने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन देना। 5. स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस का अर्थ है लाइफ में पर्पस, वैल्यू और मीनिंग ढूंढना, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के साथ या बिना, और ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना जो आपकी बिलीफ्स और वैल्यूज के अनुसार हों। 6. ऑक्यूपेशनल वेलनेस। ऑक्यूपेशनल वेलनेस का मतलब है ऐसे वर्क के लिए प्रिपेयर करना और उसमें पार्टिसिपेट करना जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन और लाइफ एनरिचमेंट दे। ऐसा वर्क करना जो आपकी वैल्यूज, गोल्स और लाइफस्टाइल के साथ कंसिस्टेंट हो, और अपने यूनिक गिफ्ट्स, स्किल्स और टैलेंट्स को मीनिंगफुल और रिवॉर्डिंग वर्क में यूज करना। 7. एनवायरमेंटल वेलनेस। एनवायरमेंटल वेलनेस का अर्थ है यह समझना कि सोशल, नेचुरल और बिल्ट एनवायरनमेंट्स हमारी हेल्थ और वेलबींग को कैसे अफेक्ट करते हैं। अर्थ की अनस्टेबल कंडीशन और डेली हैबिट्स के एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले इफेक्ट्स के प्रति अवेयर रहना, और एक हेल्दी प्लैनेट के लिए कमिटमेंट दिखाना। अब हेल्थ के डायमेंशंस को समझते हैं। हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग सभी शामिल होती है। हेल्थ की ये सभी डायमेंशंस आपस में कनेक्टेड होती हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। यही डायमेंशंस मिलकर किसी व्यक्ति की ओवरऑल वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को तय करती हैं। अब हर डायमेंशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 1. फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब है शरीर की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग सही होना और किसी इलनेस या डिजीज का न होना। इसमें न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, हाइजीन और बॉडी सिस्टम्स जैसे कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग शामिल होता है। फिजिकल हेल्थ बनाए रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स अपनाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, बैलेंस डाइट लेना, एडिक्वेट रेस्ट करना और जरूरत पड़ने पर मेडिकल केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2. मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में व्यक्ति की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग शामिल होती है। इसमें सेल्फ एस्टीम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेजिलियंस और कोपिंग स्किल्स जैसी बातें आती हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब है अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर पाना, स्ट्रेस को इफेक्टिवली हैंडल करना, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाए रखना और लाइफ की चैलेंजेस के साथ एडजस्ट कर पाना। डिप्रेशन, एंजाइटी और अन्य मूड डिसऑर्डर्स भी मेंटल हेल्थ का हिस्सा हैं, जिनके लिए प्रॉपर अटेंशन और सपोर्ट जरूरी होता है। 3. इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ का संबंध अपनी इमोशंस को हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव तरीके से समझने और एक्सप्रेस करने की एबिलिटी से है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, एम्पैथी और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाए रखने की क्षमता शामिल होती है। इमोशनली हेल्दी व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को पहचान सकता है, मैनेज कर सकता है और दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को भी समझता है। 4. सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब है व्यक्ति के रिलेशनशिप्स और सोशल कनेक्शंस की क्वालिटी। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस, सोशल सपोर्ट सिस्टम और सेंस ऑफ बिलोंगिंग शामिल होती है। सोशली हेल्दी व्यक्ति फैमिली, फ्रेंड्स और पियर्स के साथ फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स मेंटेन करता है और सोशल एक्टिविटीज तथा कम्युनिटी वर्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। 5. स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का अर्थ है लाइफ में मीनिंग, पर्पस और किसी हायर कनेक्शन का अनुभव करना। इसमें व्यक्ति की वैल्यूज, बिलीफ्स और इनर लाइफ को एक्सप्लोर और नर्चर करना शामिल होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ मेडिटेशन, प्रेयर, माइंडफुलनेस, नेचर या आर्ट्स के माध्यम से भी एक्सप्रेस हो सकती है। अब लास्ट में फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स और स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स मुख्य रूप से ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग से जुड़े होते हैं। इनका फोकस शरीर को हेल्दी, एक्टिव और डिजीज फ्री रखने पर होता है, जबकि स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में बेटर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी स्पेसिफिक स्किल्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब पहले हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस के वे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो सीधे तौर पर ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग से जुड़े होते हैं। इन कंपोनेंट्स का यूज अक्सर किसी व्यक्ति के फिटनेस लेवल को असेस करने के लिए किया जाता है और इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से इम्प्रूव किया जा सकता है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स 5 तरह के होते हैं। 1. कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, 2. मस्कुलर स्ट्रेंथ, 3. मस्कुलर एंड्योरेंस, 4. फ्लेक्सिबिलिटी और 5.
बॉडी कॉम्पोजिशन, इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस का मतलब है हार्ट और लंग्स की वह एबिलिटी जिसके द्वारा वे लंबे समय तक फिजिकल एक्सर्शन के दौरान ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइज कर सकें। अच्छी कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस होने से व्यक्ति लंबे समय तक बिना ज्यादा थके एक्टिविटी कर सकता है, जैसे रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग। मस्कुलर स्ट्रेंथ का अर्थ है एक मसल द्वारा सिंगल मैक्सिमल एफर्ट में प्रोड्यूस की जाने वाली फोर्स की मात्रा। मसल स्ट्रेंथ का संबंध मसल फाइबर्स के साइज और नर्व्स की एबिलिटी से होता है, जो मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करती है। इसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मेजर किया जाता है। मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने से बॉडी अलाइनमेंट बेहतर होता है, डेली एक्टिविटीज करना आसान हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है मसल की वह कैपेसिटी जिसके द्वारा वह रेजिस्टेंस के अगेंस्ट रिपीटेडली फोर्स अप्लाई कर सके। किसी एक्सरसाइज के मल्टीपल रेपिटेशंस करना मस्कुलर एंड्योरेंस का एग्जाम्पल है। इसी तरह रनिंग या स्विमिंग भी मस्कुलर एंड्योरेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को किसी जॉइंट या जॉइंट्स के ग्रुप की रेंज ऑफ मोशन या डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के रूप में डिफाइन किया जाता है, जितनी कैपेबिलिटी उसके टिश्यूज में होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट स्पेसिफिक होती है, यानी कुछ जॉइंट्स और मसल ग्रुप्स ज्यादा मोबाइल और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जबकि कुछ जॉइंट्स टाइट और इनफ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन एक मेथड है जिससे यह बताया जाता है कि बॉडी किन किन चीजों से बनी है। इसमें फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और बॉडी वाटर शामिल होते हैं। लेकिन फिजिकल फिटनेस की असेसमेंट के लिए हम हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मसल मास और फैट मास। हमारी बॉडी में सभी तरह का फैट्स जैसे सबक्यूटेनियस फैट, विसेरल फैट एटसेट्रा सभी फैट मास के अंडर आता है। और बॉडी में फैट मास के अलावा जो भी चीजें होंगी, चाहे वह मसल्स हो, ब्लड हो, हड्डियां हो या बॉडी वाटर हो, सभी मसल मास का हिस्सा है। इस तरह हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हमारे शरीर की हेल्थ को मेंटेन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम इन सभी कंपोनेंट्स पर सही ध्यान दें, तो हम एक हेल्दी, फिट और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड या स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की। जब इन स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स को डेवलप और इम्प्रूव किया जाता है, तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में क्लियर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसलिए स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की असेसमेंट सिर्फ स्पोर्ट्स पर्संस की होती है। मुख्य स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं: 1 एजिलिटी, 2 कोऑर्डिनेशन, 3 बैलेंस, 4 पावर, 5 रिएक्शन टाइम और 6 स्पीड। इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एजिलिटी का मतलब है डायरेक्शन को क्विकली और एफिशिएंटली चेंज करने की एबिलिटी। इसमें बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड और रिएक्शन टाइम का कॉम्बिनेशन शामिल होता है। एजिलिटी उन स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहां बार बार डायरेक्शन बदलनी पड़ती है, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस एटसेट्रा। कोऑर्डिनेशन का अर्थ है शरीर के मल्टीपल पार्ट्स और मूवमेंट्स को स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से इंटीग्रेट करना। इसमें मसल्स, नर्व्स और सेंसेस का प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन शामिल होता है। गुड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज जैसे डांसिंग, जिम्नास्टिक्स और मार्शल आर्ट्स में बेहद जरूरी होती है। बैलेंस का मतलब है स्टैंडिंग पोजीशन में या मूवमेंट के दौरान स्टेबिलिटी मेंटेन करने की एबिलिटी। इसमें अलग अलग मसल्स और बॉडी सेगमेंट्स का कोऑर्डिनेशन शामिल होता है। बैलेंस योगा, सर्फिंग और स्केटिंग जैसी एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पावर का अर्थ है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम फोर्स सप्लाई करने की एबिलिटी। यह स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है और एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के लिए जरूरी होता है, जैसे जंपिंग, थ्रोइंग और स्प्रिंटिंग। यह पावर स्पोर्ट्स जैसे वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और ट्रैक एंड फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिएक्शन टाइम का मतलब है किसी स्टिम्युलस पर व्यक्ति कितनी तेजी से रिएक्ट करता है। इसमें स्टिम्युलस को सेंस करना और तुरंत रिस्पॉन्स इनिशिएट करना शामिल होता है। रिएक्शन टाइम टेनिस, बॉक्सिंग और बेसबॉल जैसे स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां सेकंड्स का भी बड़ा फर्क पड़ता है। स्पीड का अर्थ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फास्ट मूव करने की एबिलिटी। यह ओवरऑल स्प्रिंटिंग स्पीड भी हो सकती है या स्पेसिफिक मूवमेंट्स जैसे आर्म मूवमेंट्स या लेग मूवमेंट्स। स्पीड ट्रैक एंड फील्ड, सॉकर और बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में एसेंशियल कंपोनेंट है। इस प्रकार स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहांस करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब इन कंपोनेंट्स पर सिस्टमैटिक ट्रेनिंग की जाती है, तो व्यक्ति न सिर्फ स्किलफुल बनता है, बल्कि कंपटीशन में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है। इस यूनिट की हमारी तीसरी सब यूनिट है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रोमोटिंग वेलनेस, यानी तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेल। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स वे खेल हैं जो हमारी कल्चर,
ट्रेडिशंस और लोकल लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। ये गेम्स जनरेशन से खेले जा रहे हैं और आज भी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फ्रेशनेस और सोशल बॉन्डिंग को प्रमोट करने में बहुत इफेक्टिव हैं। देश के लोगों में वेलनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल के वर्षों में कई पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। इसी कड़ी में फिट इंडिया मूवमेंट, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत 29 अगस्त 2019 को माननीय प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया। इस मूवमेंट का विजन है फिटनेस को हमारी डेली लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाना। इस प्रोग्राम का मेन मिशन है लोगों में बिहेवियरल चेंजेस लाना और उन्हें एक फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल की ओर मोटिवेट करना। इसी दिशा में कई नए प्रोग्राम्स शुरू किए गए, जिनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इंडिजिनस स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना। लोगों के बीच ट्रेडिशनल और रीजनल स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई और प्रमोट करने की प्लानिंग की गई, ताकि भारत के अलग अलग हिस्सों में खेले जाने वाले गेम्स को नेशनल लेवल पर पहचान मिल सके। इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे इंडिया के ट्रेडिशनल और रीजनल स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया, जैसे अखाड़ा कुश्ती, जो कि उत्तर प्रदेश, साथ ही हरियाणा और पंजाब में भी पॉपुलर है। थांग टा मणिपुर का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। कलरीपायट्टू की ओरिजिन केरला की है। खो-खो पूरे देश में खेला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है। टग ऑफ वॉर भी पूरे इंडिया में खेला जाता है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल और रीजनल स्पोर्ट्स की लिस्ट में इंक्लूडेड है। मल्लाखम्ब महाराष्ट्र से एसोसिएटेड माना जाता है। हेको नागालैंड का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। स्के जम्मू एंड कश्मीर से माना जाता है। जो बटा पियाकिया अखाड़ा अरुणाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। कबड्डी हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में बहुत पॉपुलर है, लेकिन देश के और हिस्सों में भी खेला जाता है। शूटिंग बॉल तमिलनाडु का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। लगोरी कर्नाटक का ट्रेडिशनल स्पोर्ट माना जाता है। लंगड़ी महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल स्पोर्ट माना जाता है। गटका पंजाब का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। रोल बॉल ट्रेडिशनली महाराष्ट्र में खेला जाता है। धूप या कोरी हिमाचल प्रदेश में खेला जाता है। सिलंबम ट्रेडिशनली तमिलनाडु में खेला जाता है। सिक्किम आर्चरी सिक्किम का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। गिल्ली डांडा ट्रेडिशनली पूरे इंडिया में खेला जाता है। इनके अलावा कुछ मिजोरम के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जो सिर्फ मिजोरम में खेले जाते हैं। इन गेम्स का प्रमोशन न सिर्फ हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है, बल्कि लोगों को फिजिकली एक्टिव, मेंटली फ्रेश और सोशली कनेक्टेड भी बनाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से ट्रेडिशनल और रीजनल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देकर वेलनेस को मास लेवल पर प्रमोट करने की एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव ली गई है। अब समझते हैं कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स वेलनेस को कैसे प्रमोट करते हैं। 1. फिजिकल वेलनेस। ज्यादातर ट्रेडिशनल गेम्स में रनिंग, जंपिंग, पुलिंग, थ्रोइंग और बैलेंसिंग मूवमेंट्स शामिल होते हैं, जैसे कबड्डी, खो-खो, मल्लाखम्ब, कुश्ती, लगोरी या गीते। ये सभी गेम्स शरीर की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को नेचुरली डेवलप करते हैं। रेगुलर रूप से ऐसे गेम्स खेलने से बॉडी एक्टिव रहती है और फिटनेस इंप्रूव होती है। 2. मेंटल वेलनेस। ट्रेडिशनल गेम्स सिर्फ बॉडी ही नहीं, बल्कि माइंड को भी शार्प बनाते हैं। गेम्स जैसे कबड्डी या खो-खो में स्ट्रैटेजी, क्विक डिसीजन मेकिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। 3. सोशल वेलनेस। रीजनल गेम्स ज्यादातर ग्रुप में खेले जाते हैं, जिससे टीम वर्क, कोऑपरेशन और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। साथ खेलने से इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, लोनलीनेस कम होती है और व्यक्ति सोशली एक्टिव रहता है। विन और लॉस दोनों को एक्सेप्ट करना इमोशनल बैलेंस सिखाता है। 4. कल्चरल वेलनेस। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हमें हमारी कल्चर और रूट से जोड़ते हैं। ये गेम्स लो कॉस्ट होते हैं, किसी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती और इन्हें ओपन स्पेसेस में खेला जा सकता है। इससे एक्टिव लाइफस्टाइल प्रमोट होता है और स्क्रीन टाइम कम होता है, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल और रीजनल गेम्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि इन्हें चिल्ड्रन, यूथ और इवन ओल्डर अडल्ट्स सब खेल सकते हैं। यानी ये गेम्स लाइफ लॉन्ग वेलनेस को सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रीजनल गेम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट वेलनेस पैकेज है, जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ सभी को बैलेंस करते हैं। अगर हम इन गेम्स को अपनी डेली लाइफ और स्कूल प्रोग्राम्स में इंक्लूड करें, तो हम एक हेल्दी, एक्टिव और कल्चरली कनेक्टेड सोसाइटी बना सकते हैं। इस यूनिट की हमारी 4th सब यूनिट है लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स, यानी शारीरिक गतिविधि और खेलों के माध्यम से नेतृत्व। यह जानने से पहले कि फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स कैसे लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव करते हैं, हमें यह जानना है कि लीडरशिप का मीनिंग क्या है और लीडरशिप क्वालिटीज कौन कौन सी होती है।
लीडरशिप कोई बॉर्न क्वालिटी नहीं होती, बल्कि यह डेवलप की जाने वाली स्किल है और फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स लीडरशिप को डेवलप करने का सबसे इफेक्टिव मीडियम माने जाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं लीडरशिप का मीनिंग। लीडरशिप का मतलब है किसी ग्रुप या टीम को एक कॉमन गोल की ओर गाइड करना, मोटिवेट करना और इन्फ्लुएंस करना। एक लीडर वह होता है जो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपनी टीम को भी साथ लेकर चलता है और उन्हें उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए इंस्पायर करता है। आसान शब्दों में कहें तो लीडरशिप का मतलब है दूसरों को सही दिशा दिखाना और उन्हें अपने साथ लेकर गोल अचीव करना। अब बात करते हैं एक गुड लीडरशिप की क्वालिटीज कौन कौन सी है और स्पोर्ट्स कैसे इन्हें डेवलप करने में हेल्प करता है। एक, कॉन्फिडेंस। एक अच्छा लीडर हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। उसका सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे टीम के मेंबर्स भी मोटिवेटेड महसूस करते हैं। जब आप रेगुलरली स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। मैचेस जीतना, स्किल्स सीखना और चैलेंजेस को ओवरकम करना, ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेचुरली बढ़ाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति मैं कर सकता हूँ वाली माइंडसेट डेवलप कर लेता है। 2, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। लीडर को अपनी बात क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस और पॉजिटिव कम्युनिकेशन टीम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। टीम गेम्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या बास्केटबॉल में प्लेयर्स को लगातार कम्युनिकेट करना पड़ता है, जैसे सिग्नल्स देना, कॉलिंग करना, इंस्ट्रक्शंस देना। इससे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। 3, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एक लीडर को सही समय पर क्विक और सही डिसीजंस लेने होते हैं, खासकर प्रेशर सिचुएशंस में। यह क्वालिटी लीडरशिप की बैकबोन होती है। स्पोर्ट्स में हर मोमेंट पर क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, पास करना है, डिफेंड करना है या अटैक करना है। ये हैबिट व्यक्ति को रियल लाइफ में भी फास्ट और इफेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए तैयार करती है। 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड लीडर अपनी और अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सक्सेस का क्रेडिट टीम को देता है और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। जब कोई प्लेयर टीम का पार्ट बनता है या कैप्टन बनता है तो उसे अपनी रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ती है। वह सीखता है कि उसका परफॉर्मेंस पूरी टीम को अफेक्ट करता है। यही सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी लीडरशिप की पहचान है। 5, डिसिप्लिन। लीडर खुद डिसिप्लिन्ड होता है और अपनी टीम को भी डिसिप्लिन में रखता है। टाइम मैनेजमेंट, रूल्स फॉलो करना और कंसिस्टेंसी, ये सभी लीडरशिप के लिए जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, रूल्स फॉलो करना और कोच की गाइडेंस को मानना, ये सब स्पोर्ट्स का हिस्सा है। इससे व्यक्ति में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप होती है, जो एक अच्छे लीडर के लिए मस्ट है। 6, मोटिवेशन। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करता है, खासकर जब टीम लो फील कर रही हो। वह हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से टीम को प्रोत्साहन मिलता है। स्पोर्ट्स में कई बार टीम लो फील करती है या हार के करीब होती है। ऐसे समय में प्लेयर या कैप्टन अपनी टीम को एनकरेज और मोटिवेट करता है। यही लीडरशिप का रियल टेस्ट होता है। 7, एम्पैथी। लीडर को अपने टीम मेंबर्स की फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। एम्पैथी से ट्रस्ट बिल्ड होता है और टीम बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। टीम में अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं। साथ प्रैक्टिस करने और खेलने से हम दूसरों की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और इमोशंस को समझते हैं। इससे एम्पैथी और टीम बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। 8, अडैप्टेबिलिटी। सिचुएशंस हमेशा सेम नहीं रहती। एक अच्छा लीडर हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर सकता है और नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। मैच के दौरान सिचुएशंस अचानक बदल जाती हैं, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है, अपोनेंट्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। स्पोर्ट्स व्यक्ति को सिखाते हैं कि कैसे क्विकली एडजस्ट और अडेप्ट करना है। 9, इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी और स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज एक लीडर को ट्रस्टवर्दी बनाती है। टीम हमेशा उसी लीडर को फॉलो करती है जिस पर उन्हें ट्रस्ट हो। स्पोर्ट्स में फेयर प्ले, रूल्स का पालन और स्पोर्ट्समैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह व्यक्ति को ऑनेस्ट और एथिकल बनाता है, जो लीडरशिप का कोर वैल्यू है। 10, विजन। लीडर के पास क्लियर विजन होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि गोल क्या है और उसे कैसे अचीव करना है। वह अपनी टीम को सही दिशा में गाइड करता है। गेम्स में लीडर को हमेशा गेम प्लान और स्ट्रैटेजी पर फोकस रखना होता है। वह पूरे मैच को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेता है। यही हैबिट लाइफ में भी लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीका है। यहाँ व्यक्ति सिर्फ सीखता नहीं, बल्कि उन क्वालिटीज को एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस करता है, जो उसे एक कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और इफेक्टिव लीडर बनाती है। इस यूनिट की हमारी लास्ट सब यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड प्राइस ट्रीटमेंट।
यानी प्राथमिक सहायता का परिचय और प्राइस उपचार। इसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट एड का मीनिंग क्या है, इसके स्टेप्स क्या है और प्राइस ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड एक स्किल्ड असिस्टेंस है जो कि एक्सीडेंट के विक्टिम को इमीडिएटली दी जाती है जब तक कि फुल मेडिकल हेल्प ना मिले। फर्स्ट एड के एम को हम 3 पीस से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इन 3 पीस में से पहला है प्रमोट रिकवरी, मतलब कैजुअलिटी को ऐसी हेल्प देना कि वह अपनी कंडीशन से रिकवर हो सके। दूसरा है प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन, मतलब कैजुअलिटी को जितना भी नुकसान हो गया है उससे ज़्यादा होने से रोकना। और लास्ट है प्रिजर्व लाइफ, यानी ज़िंदगी को बचाना। फर्स्ट एड की असेसमेंट के 2 स्टेज हैं। पहला है प्राइमरी सर्वे और दूसरा है सेकेंडरी सर्वे। सबसे पहले हम प्राइमरी सर्वे को समझते हैं, जिसे 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। ये हैं डॉक्टर CABH, इसे आगे हम डिटेल में समझेंगे। और सेकेंडरी सर्वे के 3 स्टेप हैं इंटरव्यू, वाइटल साइन एंड हेड टू टो एग्जामिनेशन। पहले हम प्राइमरी सर्वे को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है D, इसका मतलब है डेंजर। इस स्टेप में पहले कोशिश की जाती है कि कैजुअलिटी के आसपास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उसके लिए डेंजरस है तो उसे हटाना। अगर उस डेंजर को नहीं हटा सकते तो कैजुअलिटी को बहुत केयरफुली किसी सेफ जगह ले जाना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए डेंजर को मूव किया जाए, ना कि कैजुअलिटी को। सेकंड स्टेप है R, यानी रिस्पॉन्स। कैजुअलिटी का रिस्पॉन्स लेने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे शेक एंड शाउट कहते हैं, यानी कैजुअलिटी को पकड़कर शेक करना और शाउट करके पूछना, क्या आप ठीक हैं या क्या आप मुझे सुन सकते हैं। अब या तो कैजुअलिटी आपको रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। अगर रिस्पॉन्स मिलता है मतलब कैजुअलिटी कॉन्शियस है और कैजुअलिटी को सेकेंडरी सर्वे पर ले जाया जाता है। लेकिन अगर कैजुअलिटी रिस्पॉन्स नहीं करता मतलब वह अनकॉन्शियस है, इस कंडीशन में हम प्राइमरी सर्वे के अगले स्टेप पर आ जाते हैं, जो है C, यानी सर्कुलेशन। अगर कैजुअलिटी अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले हमें उसका सर्कुलेशन चेक करना होता है, क्योंकि अगर सर्कुलेशन रुक गया तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और कैजुअलिटी की 3 मिनट में डेथ हो जाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले सर्कुलेशन चेक करना चाहिए। अब यहाँ 2 बातें होगी, या तो सर्कुलेशन चल रहा होगा या फिर नहीं चल रहा होगा। अगर सर्कुलेशन चल रहा है तो हम प्राइमरी सर्वे के नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो है एयरवे और ब्रीदिंग। लेकिन अगर सर्कुलेशन बंद है तो हमें बिना 1 सेकंड भी वेस्ट करे CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। CPR को 30:2 के रेशियो में परफॉर्म करते हैं, जिसमें 30 चेस्ट कंप्रेशन है और 2 आर्टिफिशियल या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन है। चेस्ट कंप्रेशन करीब 2 से 2.5 इंच डीप होना चाहिए। स्पीड लगभग 100 कंप्रेशन पर मिनट की होनी चाहिए। यह CPR तब तक करनी चाहिए जब तक या तो सर्कुलेशन दोबारा ना चलने लगे या फिर मेडिकल हेल्प ना आ जाए। इसका नेक्स्ट स्टेप A है, यानी एयरवे ओपनिंग। अनरिस्पॉन्सिव कैजुअलिटी का एयरवे ब्लॉक हो सकता है, इसलिए हमें कैजुअलिटी का सिर पीछे की तरफ नीचे और चिन को ऊपर की तरफ किया जाता है, जिससे एयरवे ओपन हो जाता है। इसके बाद B है, यानी ब्रीदिंग। अगर कैजुअलिटी की ब्रीदिंग ना चल रही हो तो माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज रेस्पिरेशन दिया जाता है। इसे रेस्क्यू ब्रीथ भी कहते हैं। प्राइमरी सर्वे पूरा होने के बाद अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है और कैजुअलिटी कॉन्शियस है तो मेडिकल हेल्प मिलने तक आप सेकेंडरी सर्वे कर सकते हैं। सेकेंडरी सर्वे 3 पार्ट में डिवाइडेड है और पहला पार्ट है इंटरव्यू। इस पार्ट में फर्स्ट एडर कैजुअलिटी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। इन क्वेश्चंस को हम एक्रोनिम सैंपल पेन से समझ सकते हैं। सैंपल में S का मतलब है सिम्टम्स, यानी फर्स्ट एड कैजुअलिटी से सिम्टम्स के बारे में पूछता है, जैसे कैसा लग रहा है या क्या कोई पेन है या नहीं, एटसेट्रा।
इसके बाद ए है जिसका मतलब है एलर्जीज, यानी यह पूछना कि क्या कोई एलर्जी है या नहीं। इसके बाद एम का मतलब मेडिसिन, यानी ये पूछना है कि क्या कोई मेडिसिन चल रही है। इसके बाद पी का मतलब प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, यानी कि पहले से कोई बीमारी है या नहीं। फिर एल मतलब लास्ट मील, आखिरी खाना क्या खाया था। फिर ई यानी इवेंट, प्रायर टू इमरजेंसी, मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ या बीमार कैसे हुए। इसके बाद पेन में पी स्टैंड्स फॉर पीरियड ऑफ पेन, यानी दर्द कब से है। ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ पेन, यानी किस बॉडी पार्ट में पेन है। आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ पेन, कितना तेज पेन हो रहा है। और एन स्टैंड फॉर नलिफाई, यानी दर्द को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सेकेंडरी सर्वे का दूसरा पार्ट है वाइटल साइन को ऑब्जर्व करना। इनमें पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, स्किन टेम्परेचर और स्किन कलर आ जाता है। सेकेंडरी सर्वे का लास्ट पार्ट है हेड टू टो एग्जामिनेशन, यानी सिर से पैर तक बॉडी को चेक करना और इंजरी के साइंस ढूंढना। अब समझते हैं प्राइस ट्रीटमेंट, जो स्पोर्ट्स इंजरीज के तुरंत बाद किया जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड मेथड है। स्पोर्ट्स में चोट लगना आम बात है, किसी को ज्यादा चोट लगती है और किसी को कम। स्पोर्ट्स में ज्यादातर लगने वाली चोटों के लिए जो सबसे पहला ट्रीटमेंट यूज होता है उसी को प्राइस ट्रीटमेंट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर खेलते समय हमें कोई चोट लगती है तो हमें सबसे पहले प्राइस ट्रीटमेंट करना है। प्राइस एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हर लेटर का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इसमें पी का मतलब है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा। इंजरी होने के बाद सबसे पहले इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, मतलब उस बॉडी पार्ट को फर्दर डैमेज से बचाना। इसके लिए हमें इंजर्ड बॉडी पार्ट में मूवमेंट को बिल्कुल बंद कर देना है। इंजर्ड पार्ट पर कोई लोड नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैर में चोट लगी हो तो उस इंजर्ड पैर से चलना नहीं है, और हो सके तो इंजर्ड पार्ट को किसी बैंडेज या स्प्लिंट से बांध कर इमोबिलाइज कर देना है। इसमें आ का मतलब है रेस्ट, यानी आराम। इंजर्ड एरिया को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो इंजरी और ज्यादा सीरियस हो सकती है। इसलिए कुछ समय के लिए फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। आई का मतलब है आइस, यानी बर्फ लगाना। इंजरी के बाद उस जगह पर आइस अप्लाई की जाती है। इससे स्वेलिंग, पेन और इन्फ्लेमेशन कम होते हैं। जनरली चोट लगने के पहले 48 घंटे तक हर 2 घंटे में 10 से 15 मिनट्स तक आइस पैक लगाना बेनिफिशियल होता है। आइस को कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। इसे या तो आइस पैक या फिर किसी पॉलीथीन में डालकर आइस बैग बनाकर लगाना चाहिए। सी का मतलब है कंप्रेशन, यानी दबाव देना। इंजर्ड पार्ट पर इलास्टिक बैंडेज बांधकर कंप्रेशन दिया जाता है। इससे स्वेलिंग कंट्रोल होती है और सपोर्ट मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, बैंडेज बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में ई का मतलब है एलिवेशन, यानी ऊपर उठाना। इंजर्ड पार्ट को हार्ट लेवल से ऊपर उठाकर रखना चाहिए। इससे इंजर्ड पार्ट में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे स्वेलिंग भी कम हो जाती है। प्राइस ट्रीटमेंट मेनली सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जैसे स्प्रेन, स्ट्रेन या माइनर चोटों में यूज होता है। अगर इसे तुरंत और सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो रिकवरी फास्ट होती है और इंजरी सीरियस होने से बच जाती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।